अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, टॉपिक है हमारा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंडेड और पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ होती हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होती है। यानी कोई भी ऐसी ऑर्गेनेली जिसके बाहर मेम्ब्रेन हो और अंदर पिगमेंट मौजूद हो उसे प्लास्टिड्स कहते हैं। तो मेनली जो है वो प्लास्टिड 3 किस्म के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। तो ये है क्लोरोप्लास्ट। सबसे अहम होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये वही प्लास्टिड्स है जिनकी वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और तमाम फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। इनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ग्रीन पिगमेंट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोरोफिल है जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में और फूड बनाने में हेल्प करता है। क्लोरोफिल जो है, अगर आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें तो इसका तकरीबन जो हीमोग्लोबिन का हीम ग्रुप होता है ना, यानी रेड ब्लड सेल के अंदर जो प्रोटीन हीमोग्लोबिन होती है उसके हीम ग्रुप से मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है। तो लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि उसके अंदर सेंट्रल जो दोनों के अंदर जो सेंट्रल वाला जो एलिमेंट होता है वो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैग्नीशियम होता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप बताएंगे कि दोनों के उसका सेंट्रल एलिमेंट मैग्नीशियम है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। तो ये साइज़ और शेप के अतबार से ये तकरीबन 4 से 6 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इनका। लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर नज़र आता है, यानी स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे जो कि मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं बस। लेकिन अगर आप इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। और अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये बच्चे इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये आपको सामने ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन है। अब आप देखें कि इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये आपको ये वाली मतलब डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं एक तो ना। इसके अलावा जो अंदर वाला हिस्सा है इसको स्ट्रोमा कहते हैं। ये जो यानी जो अंदर वाले हिस्से इसके अंदर ये सब कुछ मौजूद है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। और ये जो है इसके थाइलाकॉइड है, यानी एक डिस्क होती है लाइक इस तरह से। ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं थाइलाकॉइड। तो ये 1 2 3 ये थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर नीचे पड़े होते हैं। जैसे ये अब एक ढेर बन गया थाइलाकॉइड का, तो एक पूरी जो लाइन होती है, रो होती है, इसको ग्रेनम बोलते हैं। और एक ग्रेनम का दूसरे ग्रेनम के साथ जो लिंक होता है वो नॉन ग्रीन पार्ट केसरी होता है जिसको इंटरग्रेनम कहते हैं। यानी एक ग्रेनम जो थाइलाकॉइड का ढेर है उसका दूसरे के साथ ही जो लिंक है ना, ये इसको इंटरग्रेनम बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ये इसका बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे स्ट्रक्चर होता है। और ये जो लाइट रिएक्शन होते हैं ये थाइलाकॉइड में होते हैं और जो डार्क रिएक्शन होते हैं वो इधर स्ट्रोमा वाले हिस्से के अंदर होते हैं। इसके पास भी अपने राइबोसोम प्रोटीन वगैरह सर मौजूद होता है। और स्ट्रोमा के अंदर यानी डार्क रिएक्शन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। और थाइलाकॉइड जो डिस्क हैं जो कि ग्रेनम बनाती हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज होकर, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो बच्चे ये इस तरह से यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे जब अरेंज होते हैं थाइलाकॉइड तो वो बनाते हैं ग्रेनम। यानी थाइलाकॉइड तकरीबन 50 थाइलाकॉइड पाइल्ड अप होते हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे तो ग्रेनम बनता है। और ये ग्रेनम का कलर ग्रीन होता है क्योंकि इसकी ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल होता है, जबकि आपस में जो लिंक होता है इनका वो नॉन ग्रीन पार्ट मैंने आपको पहले भी बताया था इंटरग्रेनम से होता है। तो डार्क रिएक्शन तो होते हैं स्ट्रोमा के अंदर, जबकि जो लाइट रिएक्शन है यानी लाइट रिएक्शन में क्या होता है, पहले मरहले के अंदर जो फोटोसिंथेसिस के एटीपी एनर्जी रिच कंपाउंड और एनएडीपीएच बनते हैं इसको कहते हैं लाइट रिएक्शन। ये होते हैं थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। और दूसरे मरहले के अंदर इनकी एनर्जी इस्तेमाल करके शुगर बनती है, वो होते हैं स्ट्रोमा वाली जगह के अंदर डार्क रिएक्शन वहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि लाइट रिएक्शन कहाँ होते हैं, डार्क रिएक्शंस कहाँ पे होते हैं। दूसरी की तरह के होते हैं प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट। ये ग्रीन के अलावा जो बाकी पौधों के अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं वो देते हैं, जैसे फ्लावरी पौधों के कलरफुल हिस्से जैसे फ्लावर, पेटल, फ्रूट वगैरह के अंदर मौजूद होते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तीसरी किस्म के होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस होते हैं, ये ट्रायंगुलर ट्यूबुलर इन शेप होते हैं। ये पौधे के कलरलेस हिस्से जैसे अंडरग्राउंड पार्ट्स हो गए वहाँ पर मौजूद होती है और इनका काम होता है खुराक को ज़ख़ीरा करना। जी बच्चे, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, क्योंकि अक्सर सेल्स के अंदर दरमियान में एक प्रोमिनेंट सा पार्ट नज़र आ रहा था जो बाकी की निस्बत ज़रा डार्कर इन कलर था। बेसिकली किसी भी सेल की तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस एनिमल के सेल के अंदर सेंट्रल स्पेस में होता है, जबकि प्लांट्स के अंदर दरमियान में एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होने की वजह से अतराफ में चला जाता है।
मोस्टली सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है तो उन्हें मोनोन्यूक्लियेट कहेंगे, लेकिन कुछ सेल के अंदर 2 या उससे ज़्यादा भी न्यूक्लियस होते हैं। अगर तो 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं उसे बाइन्यूक्लियेट, और इससे भी ज़्यादा हैं तो उसे मल्टीन्यूक्लियेट कहते हैं। तो न्यूक्लियस जब विजिबल होता है जब सेल एक नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होता है, क्योंकि जब सेल तकसीम हो रहा होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुकी होती है, तो दरमियान वाला जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो सॉल्युबल सैप जो है वो क्रोमेटिन नेटवर्क और सॉल्युबल सैप होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो इसके अंदर मौजूद होता है और क्रोमोसोम बिखर चुके होते हैं, तो इसलिए वो उस वक्त प्रोमिनेंट नहीं होता। डिवाइडिंग सेल के अंदर न्यूक्लियस डिसअपेयर हो चुका था, मैंने आपको पहले ही बता दिया, और जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार कर चुके होते हैं। तो हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है डीएनए वो क्रोमोसोम के अंदर ही मौजूद होता है। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा कुछ आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम्स, केमिकल ये भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लियस के मेन हिस्से हैं जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम। तो पहला पार्ट मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर एक डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। चूँकि ये डबल होती है इसलिए इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू होती है ताकि उसमें जो प्रोटीन बन रही है, यानी इसके अंदर से जो आरएनए बना है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाए और वहाँ पे प्रोटीन बनाने में हेल्प कर सके। कुछ पॉइंट्स पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूस होती है, कुछ के दरमियान में नहीं भी होती है, तो वहाँ पे पोर्स होते हैं जहाँ पे इकट्ठे वो एक जगह पे स्पेस होती है, उसे न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इसकी वजह से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान मादा जात का तबादला होता है। ये न्यूक्लियर पोर्स की तादाद डिपेंड करता है, सेल टू सेल वेरी करती है। जैसे एक अनडिफ्रेंशिएटेड सेल जैसे एग है, इसके कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, कोई खास पर्पज़ नहीं, तो इसके अंदर 30,000 पर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर हो सकते हैं। जबकि एरिथ्रोसाइट्स अब ये एक डिफ्रेंशिएटेड सेल है, इसका काम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है, तो अब इसके अंदर ज़्यादा पोर नहीं हो सकते, वरना तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन को प्रॉब्लम आएगी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में ऑक्सीजन निकल जाएगी। और वैसे भी इसका न्यूक्लियस जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है एरिथ्रोसाइट्स के अंदर बाद में मैच्योर होने के बाद, तो उसमें जस्ट 3 से 4 न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। तो हर पोर का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है जो कि अंदर और बाहर, न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर आने वाली मुख्तलिफ मादा जात की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है।